कक्षा 12 इतिहास का पहला पाठ है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इस पाठ को हम दो भागों में समझेंगे। पहले पाठ में 15 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। आज हम लोग कक्षा 12 इतिहास में पहला पाठ है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें ईंट, मनके तथा अस्थियों के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम 15 प्रश्न पढ़ेंगे। हालांकि कहने के लिए तो 15 प्रश्न हैं, लेकिन इससे कम से कम 50 से 60 प्रश्न कवर होते हैं, क्योंकि हर प्रत्येक प्रश्न में मैं कम से कम 5-6 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा में पाई गई लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, हम जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पढ़ा, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा, राखलदास बनर्जी। इनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि सन 1922 ईस्वी में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने। तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल जब हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई तो उसमें ये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, लेकिन हड़प्पा में जो लिपि पाई गई उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। इनमें से आपका पहला ऑप्शन सही है, ए। और ए ऑप्शन क्यों सही है इसके बारे में बता देता हूँ कि 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है एनसीईआरटी के किताब के हिसाब से। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग समय दिया है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने माना है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 2400 ईसा पूर्व के बीच ही इसको माना है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसको माना है। जबकि जो रेडियो कार्बन में जो नवीन विश्लेषण पद्धति है उसमें हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि मानी गई है 2500 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो माना है वो 2600 से इसको माना है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1900 ईसा पूर्व के बीच। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक, इसमें ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। चारों महान पुरातत्वविद हैं। सर जॉन मार्शल, हम जानते हैं पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं। कनिंघम, इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये एक बहुत ही अच्छे पुरातत्वविद थे। दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई सन 1921 ईस्वी में, इन्हीं दयाराम साहनी के ही नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था, खोज की गई थी। हेरोडोटस को हम भारतीय इतिहास का जनक या भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि धौलावीरा तथा लोथल नामक स्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। धौलावीरा तथा लोथल नामक स्थान पंजाब, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर रोपड़ मिला था हमें। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान रोपड़ पंजाब से मिला था। हरियाणा में राखीगढ़ी व बनौली स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं। राजस्थान में कालीबंगा, जहाँ पर कि जुते हुए खेत मिले हैं राजस्थान में। और डी ऑप्शन है गुजरात में ही धौलावीरा, लोथल और एक और स्थान मिला था सुरकोटदा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ से हमें अश्व की अस्थियाँ यानी घोड़े की अस्थियाँ हमको प्राप्त हुई थी। हालांकि ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से कम परिचित थे। चलिए प्रश्न नंबर 6। मनके सीप अस्थि तथा मुद्रा का प्रमुख केंद्र था। तो मनके सीप अस्थि तथा मुद्रा का प्रमुख केंद्र, इसमें पहला ऑप्शन है लोथल जो कि एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था, यहाँ से मृदभांड मिले हैं, मुहरें मिली हैं। उसके बाद है हड़प्पा जो है ये 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी।
मोहनजोदड़ो सन 1922 में राखलदार बनर्जी ने खोज किया था। यहीं से ही विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। लेकिन हमारा जो सही ऑप्शन है वो है चन्हूदड़ो, क्योंकि चन्हूदड़ो से ही जो है हमें मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने की वहाँ पर सामग्री मिली। यानी वहाँ पर ही जो है हमको ये पता चला कि ये मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा बनाने का यही एक प्रमुख केंद्र था। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। हम हालांकि वो बांट और माप जानते थे, लेकिन उनका जो व्यापार होता था, आदान प्रदान होता था, वो वस्तु विनिमय के द्वारा ही होता था। जो बाट का प्रयोग करते थे, जो चट नामक पत्थर से बने हुए थे, चर्ट बाट जो उस समय जानते थे, वो बाट बना था चर्ट नामक पत्थर से, चट नामक पत्थर से। और ये इससे आभूषण और मनके को तोलते थे। चलिए अगला प्रश्न हम देते हैं। प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें प्रायः किसकी बनी थी? हड़प्पा सभ्यता में मुहरें सिलखड़ी की बनी थी, जो कि एक मुलायम पत्थर, सिलखड़ी मुलायम पत्थर था। तो मुलायम पत्थर की बनी हुई थी सिलखड़ी, और सिलखड़ी मुलायम पत्थर था, और इसी से हड़प्पा सभ्यता में मुहरें बनाई जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। हालांकि मुहरें अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक मुहरें। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। लोथल से भी मोहरें मिली हैं। यहाँ पर फारस की मोहर मिली हुई है, यहाँ गुजरात में है लोथल, और यहाँ पर डाकयार्ड हमें बंदरगाह मिला था। इसके अलावा कालीबंगा में जो है राजस्थान में है, और यहाँ पर हमको दाह संस्कार के बारे में मिलता है, यहाँ पर भी मिली है कालीबंगा में भी, लेकिन बेलनाकार मोहरें मिली हैं। लेकिन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में एक महत्वपूर्ण स्थान है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के जलाशय में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं। तो मोहनजोदड़ो में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी थीं वो उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से बनी हुई थी वहाँ पर जाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें बनी हुई थी बहुत ही अच्छी यानी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई थी, और वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से किन किन जानवरों के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से हमें भेड़, बकरी, सुअर, वृषभ, हिरण, घड़ियाल आदि जानवरों के साक्ष्य मिले। इसके अलावा हमें और भी, जैसे मछली का भी हमको वहाँ से प्राप्त हुआ है, मछली का भी हमको वहाँ से जानकारी मिलती है। मैंने पहले बताया था कि घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा से मिली हैं, लेकिन यही माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से बहुत अधिक परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता का विकास चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ तक था? तो हड़प्पा सभ्यता का विकास पूर्व में आलमगीर तक या उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में है यह स्थान आलमगीर। उसके बाद पश्चिम में कोंगदोर तक, यह जो है स्थान बलूचिस्तान तक है। उसके बाद उत्तर में मांडा, ये जो है कश्मीर में है, उत्तर में मांडा कश्मीर तक है मांडा। और उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद, ये स्थान जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो कहने का मतलब हो गया कि पूर्व में आलमगीर मेरठ तक, पश्चिम में सुतकोंगदोर बलूचिस्तान तक, उत्तर में मांडा कश्मीर तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक हड़प्पा सभ्यता का विकास चारों तरफ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। और उसे हम अगर कहें कि हड़प्पा सभ्यता की प्रभावशाली विशेषता क्या थी, तो दो चीज़ें थी वहाँ पर। एक नगर नियोजन, यानी वहाँ की नगर व्यवस्था, लोगों के रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और दूसरा था जल निकास प्रणाली। वहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि घर के गंदे पानी की जो नालियाँ थी वो जाकर के गली की नालियों में वो मिल जाती थी, और गली की नालियों के द्वारा ही जो है पानी बाहर जाता था, और ये नालियाँ पक्की ईंटों की बनी थीं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही उत्तम दर्जे की थी। और जहाँ जल निकास प्रणाली अच्छी है, मकान आज बहुत अच्छे बने होंगे, सड़कें अच्छी बनी होंगी, तो हम यही कहेंगे कि वहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो यही कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, और हड़प्पा सभ्यता का विनाश किन कारणों से हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश किन कारणों से हुआ, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार बहुत सारे विभिन्न कारण बताते हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। कि बाढ़ आ गया, इस बाढ़ के कारण से जो है सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु का जो परिवर्तन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन के कारण से लोग जो है जिंदा नहीं रह पाए, इसलिए इस सभ्यता का विनाश हो गया। और नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण, क्योंकि नदियों ने जब मार्ग अपना परिवर्तन कर लिया, लोगों को पानी मिलना बंद हो गया। क्योंकि जो ज़्यादा इस सभ्यता के जो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है वह सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। लेकिन जब नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया तो लोगों को पानी मिलना बंद हो गया धीरे धीरे। इस कारण से वो इस सभ्यता का विनाश हो गया। या अकाल पड़ जाने के कारण, लोगों को पानी नहीं मिला तो अकाल पड़ जाने के कारण, सूखा पड़ जाने के कारण जो है इस सभ्यता का विनाश हुआ। और भी अन्य कारण है, जैसे भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के कारण कि इस सभ्यता का विनाश जो है भूकंप आने के कारण हुआ। और नदियों के सूख जाने के कारण, जब नदियाँ सूख गईं, लोगों को पानी मिलना बंद हो गया, तो उसके कारण से हुआ। और उसके बाद वनों की कटाई के कारण, जब वन धीरे धीरे काट लिए गए तो वर्षा कम होनी शुरू हो गई, और उस कारण से भी वनों की कटाई के कारण से अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, उस कारण से इस सभ्यता का विनाश हुआ। या ये भी माना जाता है कि हो सकता है किसी बाहरी आक्रमण ने उनकी सभ्यता पर आक्रमण किया और उस सभ्यता का विनाश हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पहले पाठ का 12 इतिहास में, कक्षा 12 के इतिहास के पहले पाठ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और इनसे संबंधित बातें आपने सुनी। हम अगले वीडियो में इसी पाठ से संबंधित कुछ और बातें आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।